हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चलिए, आज का जो चैप्टर है वो है रिकवरी वर्क इन ए माइंस। ठीक है, आप लोग अपने डीजे देशमुख पढ़ते रहिएगा वॉल्यूम 2। ठीक है, इसका नोट्स हम बना बना के धीरे धीरे भेजते रहेंगे ना, डोंट वरी। चैप्टर ये वॉल्यूम 2 खत्म होने से पहले नोट्स आपको सबका मिल जाएगा, डोंट वरी। तो रिकवरी वर्क इन ए माइंड, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बता दें कि जब हम पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, तो काफ़ी ज़्यादा समय ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा समय ले रहे थे। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि इतना ज़्यादा समय ले रहे हैं सर, बहुत स्लो है, अभी तक गैस ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। तो उसका कारण ये था कि वो सब आपका बेसिक चैप्टर था। अभी जो रिकवरी वर्क इन माइंड पढ़ाएंगे इसमें बहुत सारा पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आपको बस आपको रिकैप करवाना है। इससे पहले जो हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ाए थे उसमें से बस इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाना पड़ा, बाकी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके थे। चैप्टर नंबर 5 में भी बहुत सारा चीज़ हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके थे, एक्सप्लोजन वगैरह। चैप्टर नंबर 4 में भी बहुत सारा पॉइंट हम पढ़ा चुके थे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम इसमें पढ़ा दे रहे थे ताकि आने वाला टाइम में आपका प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से आज जो चैप्टर 7 है, कहने का तो एक पूरा चैप्टर है, लेकिन आज एक ही दिन में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी शुरू करेंगे और ख़त्म भी हो जाना चाहिए आज ही पूरा। तो चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक है वो है रिकवरी वर्क इन ए माइंस। तो वर्क माइंड का, किसी भी माइंस का रिकवरी कब किया जाता है? तो मान लीजिए ऐसा है कि कोई माइंस में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने लगा था। ठीक, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा था। अब स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के कारण कोई पैनल को हमको जल्दी जल्दी सील करना पड़ गया, क्योंकि पैनल में डेवलपमेंट का काम हुआ और डिप्लरिंग बाकी रह गया। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, पूरी तरह से पैनल को हम पैक कर दिए। पैक करने के कारण ऑक्सीजन धीरे धीरे घटा और 2% से कम ऑक्सीजन हुआ और लास्ट में आग जो है वो बुझ गया पूरी तरह से। तो अब हम उस पर्टिकुलर पैनल को तोड़ ताड़ के उसमें अब माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी डेवलपमेंट अगर हो चुका था तो अब उसमें डिप्लरिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो हमको रिकवरी करना पड़ेगा उसी को कहते हैं रिकवरी वर्क इन ए माइंस। चाहे वो किसी पैनल का रिकवरी कीजिए, चाहे वो पूरा का पूरा माइंस का रिकवरी कीजिए, चाहे एक पर्टिकुलर सेक्शन का रिकवरी कीजिए, ये सभी के सभी रिकवरी वर्क में आते हैं। और पहला सवाल यहाँ पे दिमाग में यही होना चाहिए कि कभी भी अगर रिकवरी किया जाएगा तो रिकवरी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन के द्वारा किया जाएगा, या फिर कह सकते हैं रेस्क्यू टीम के द्वारा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर अपना टीम बना लिया और चल दिया रिकवरी करने के लिए, ऐसा नहीं है। कभी भी अगर रिकवरी का काम किया जाएगा तो वो रेस्क्यू टीम के जरिए किया जाएगा। प्रीवियस क्लास में अगर हम आपको बताए होंगे तो बताइएगा, रेस्क्यू टीम माइंस में मिनिमम कितना जाता है। हम माइंस में जाने की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि एक पर्टिकुलर गैलरी में या एक पर्टिकुलर वर्किंग प्लेस में कितना जाता है। हम कह रहे हैं अगर रेस्क्यू स्टेशन से रेस्क्यू टीम भेजा जा रहा है तो मिनिमम रेस्क्यू स्टेशन से किसी माइंस में रेस्क्यू करने के लिए टीम भेज रहे हैं तो उस टीम में मिनिमम कितने मेंबर होंगे, बताइएगा। चलिए, इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, आपका थोड़ा सा, चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। क्वेश्चन ये था, फिर से हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि अगर कोई रेस्क्यू स्टेशन है, उस रेस्क्यू स्टेशन से हम किसी माइंस में रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं, तो बताइएगा उस रेस्क्यू टीम में टोटल कितने मेंबर होंगे, मिनिमम कितने मेंबर होंगे। हम मिनिमम मेंबर की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है आपका 5 से 6। बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 डिक्लेयर कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा। रेस्क्यू स्टेशन से किसी माइंस में रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं, मिनिमम मेंबर कितने होंगे, 2, 3, 4, 5 या 6, बताइएगा। तो अगर इसका आंसर आप 5 या 6 गैस कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और अगर आप 3 गैस कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमको पता है कि बहुत सारे लोग 3 सोच रहे होंगे। देखिए बताते हैं बात क्या है। हम रेस्क्यू स्टेशन से बोले हैं किसी माइंस में। अगर हम ये कहते हैं कि माइंस में किसी पैनल में, किसी वर्किंग प्लेस में, किसी ओल्ड वर्किंग में, या कहीं पर भी माइंस के अंदर में हम टीम भेज रहे हैं, तो उसमें अगर मेंबर की बात करें तो कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। कितने मेंबर होना चाहिए? 3 मेंबर होना चाहिए अगर माइंस के अंदर हम भेज रहे हैं तो। माइंस में अगर रेस्क्यू स्टेशन वाला टीम भेज रहा है तो फिर उस कंडीशन में कम से कम 5 से 6 मेंबर होने चाहिए। ये चीज़ एकदम स्पष्ट होना चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो देखो यार, जब भी कभी हम लोग किसी माइंस का या कोई पैनल का रीओपनिंग करते हैं, ठीक है, रीओपनिंग करते हैं, तो उस
रीओपनिंग करते टाइम हमको कुछ चीज़ों को बड़ा ही ध्यान से देखना पड़ता है। सबसे पहले देखना पड़ता है कि टेम्परेचर कैसा है वहाँ का। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब है कि आग अभी भी लगा हुआ है, और टेम्परेचर कम है या नॉर्मल है तो समझ जाएंगे कि आग बुझ चुका है। तो टेम्परेचर देख के हमको एक आग का अंदाज़ा लगता है, ठीक है। दूसरा, स्टेट ऑफ फायर, जो हम टेम्परेचर और बहुत सारा और भी फैक्टर है उससे जज करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आज टेम्परेचर कम है कल दिन वो आग लग जाएगा, कुछ ऐसा कोयला है जो बचा हुआ है ऑक्सीजन जाने से वो आग लग जाएगा, तो इस चीज़ को भी हमको देखना पड़ेगा। तीसरा है कंपोजिशन ऑफ गैसेस, कंपोजिशन ऑफ गैसेस। तो गैस कौन कौन सा है, हो सकता है वहाँ सीओ गैस निकल रहा हो बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर सीओ गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है तो एक लिमिट होता है 4 से 75%, उसके बीच में अगर रहेगा तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो अलग अलग गैसेस का क्या कंपोजिशन है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। और चौथा टर्म है प्रेशर, ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह का प्रेशर भी देखना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो उस जगह से फ्लो करके फेस की तरफ या ओल्ड वर्किंग की तरफ या जहाँ कहीं भी आदमी होता है गैलरी की तरफ, इनटेक की तरफ जा सकता है। तो कभी भी रीओपनिंग करते हैं तो कुछ फैक्टर्स को दिमाग में रखा जाता है, टेम्परेचर को, स्टेट ऑफ फायर को, कंपोजिशन ऑफ गैसेस एंड प्रेशर को, ठीक। देखो यार, टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? थर्मामीटर, जो कि इनबिल्ट रहता है पाइप में। अब इस पाइप का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो देखो यार, पाइप हम जिक्र कर रहे हैं आइसोलेशन स्टॉपिंग के संदर्भ में। आइसोलेशन स्टॉपिंग क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, हम बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं। 3 टाइप का स्टॉपिंग होता है, बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो रीओपनिंग में कौन कौन सा फैक्टर मैटर करता है? टेम्परेचर, स्टेट ऑफ फायर, कंपोजिशन ऑफ गैस और प्रेशर। ये 4 फैक्टर को देख के रीओपनिंग किया जाता है। तो जब भी रेस्क्यू टीम आएगा एक तो टेबल बनाएगा, एक तरफ लिखेगा टेम्परेचर, फिर स्टेट ऑफ फायर, कंपोजिशन ऑफ गैस और प्रेशर। उसके बाद एक एक करके सबका सर्वे कर लेगा कि टेम्परेचर कितना है पर्टिकुलर हर जगह पे। उसके लिए थर्मामीटर भी कुछ कुछ पाइप पे इनबिल्ड होता है आइसोलेशन स्टॉपिंग का। आइसोलेशन स्टॉपिंग में जाएगा, टेम्परेचर देख लेगा, टेम्परेचर कम है ज़्यादा है, आज देख लेगा, हो सकता है 2 दिन बाद देख लेगा, तो उससे पता चल जाएगा बढ़ रहा है घट रहा है। स्टेट ऑफ फायर मतलब आग का कंपोजिशन देखेगा, उसके लिए बहुत सारा टर्म आता है, CO/O2 रेशियो, CO2/O2 रेशियो, CO/CO2 रेशियो, तो बहुत सारे टर्म होता है, समझाएंगे सब क्या क्या चीज़ है सब। उससे आप आग का स्टेट का पता करते हैं। कंपोजिशन ऑफ गैसेस के लिए आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेके जाना पड़ता है माइंस में, जैसे मोनिया चिड़िया है, अब उसको लेके जाएंगे, अब तो खैर बैन है। तो आपको मिथेनोमीटर या CO डिटेक्टर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेके जानते हैं आप माइंस में, और जांच करते हैं। या एयर का सैंपल लेके आप जांच करते हैं। एयर सैंपलिंग का भी मेथड है बहुत सारा, है ना, आपको पहले हम बता चुके हैं। एक बोतल वाला मेथड आता है, एक सक्शन पाइप वाला मेथड आता है, ठीक है। और लास्ट है प्रेशर। प्रेशर नापने के लिए आप या तो 14 बैरोमीटर लगा के देख सकते हैं पर्टिकुलर उस जगह का, या तो एंड्रॉयड बैरोमीटर लगा के देख सकते हैं। एंड्रॉयड और 14 बैरोमीटर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो आधा ज़्यादा चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आपको शुरू में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आज आपको समझ में आएगा कि हम वहाँ ज़्यादा टाइम क्यों दे रहे थे, ठीक है। तो हम जब भी पढ़ाते हैं थोड़ा अपना तरीके से पढ़ाते हैं, है ना, तो थोड़ा सा माइंड नहीं कीजिएगा आप लोग, और थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अभी भी हम कह रहे हैं कि ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, और ये वॉल्यूम 2 बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वॉल्यूम 1 में चलेंगे। तो रीओपनिंग का फैक्टर दिमाग में बैठ गया, और ये कहानी हम सुना दिए। अब आते हैं किताब पे। किताब में जो हम बोले अभी थोड़ा देर पहले कि रिकवरी माइंस, रिकवरी कब किया जाता है, या जो अभी हम कहानी सुनाए कि टेम्परेचर नापत देखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर के बाद गैस स्टेट ऑफ में देखा जाएगा, स्टेट क्या है, क्या कौन सा सिचुएशन है उस पर्टिकुलर जगह का, है ना, ये सब लिखा होगा कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ लिखा है टेम्परेचर, स्टेट ऑफ फायर, कंपोजिशन ऑफ गैसेस, प्रेशर, ये चीज़ आखिर देखा जाता है। तो देखो, टेम्परेचर देखने के लिए जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं कि हाथ से छू के बता देता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है। हालांकि टेम्परेचर के लिए तो थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक जो ट्रेंड पर्सन होता है काफ़ी टाइम से वही काम कर रहा है, वो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन है, रेस्क्यू टीम वाला आदमी है, उसको आज ही माइंस में काम करना है, सील ऑफ एरिया को खोलना है, कल वो माइंस में सील ऑफ एरिया को रीओपन करना है, परसों उस माइंस में करना है, तो उसका काम ही यही है भाई। तो काम ही यही है, तो भैया बता देगा ना। तो जैसे कहते हैं ना कि उड़ता चिड़िया का पर गिन लेता है कोई कोई, तो वही वाला हालत है। तो जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होता है वो ट्रेंड पर्सन को ही हम भेजते हैं। अगर हम मान लीजिए ऐसा करते कि माइनिंग सरदार या ओवरमैन को भेजते तो वो इन चीज़ों का सही से एनालिसिस नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग रेस्क्यू टीम का सहारा लेना पड़ता है। रेस्क्यू टीम जाके इन चीज़ों को देखती है, ठीक है।
अब कुछ लिखा हुआ है कि पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर। पहले इसको समझते हैं कि पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर क्या होता है। ठीक है, देखिए दो टाइप का प्रेशर को हम कैटेगराइज करते हैं, प्रेशर को हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव प्रेशर, दूसरा होता है नेगेटिव प्रेशर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव समझते हैं। मान लीजिए ये एक आइसोलेशन स्टॉपिंग है, जो दीवार जैसा हम बना रहे हैं, ये क्या है, ये एक आइसोलेशन स्टॉपिंग है। ठीक है, ड्राइंग खराब है, ड्राइंग पे मत जाइएगा। इसमें एक पाइप निकला हुआ है, ठीक है, और एक वाटर सील जो है वो आपका नीचे लगा हुआ है। अच्छा, ये उल्टा साइड में कर दिया, चलो वाटर सील जो है वो कुछ इधर से लगा हुआ है ना, हंसना नहीं ड्राइंग में, चल ठीक है। तो अभी सी बात है, ये 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा। ठीक है, हाँ, तो हम बता रहे थे कि नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो देखो ऐसा है कि मान लीजिए इधर बहुत जोर से हवा चल रहा है, इधर क्या है, इधर आदमी खड़ा है। ठीक, ये आपका पैनल के बाहर का हिस्सा है जहाँ पे आदमी खड़ा है। ठीक, तो इधर से बहुत ज़्यादा हवा जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है, तो जब यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो जब इधर से आप सैंपल लीजिएगा पाइप के जरिए, तो आपको बड़ा समस्या होगा सर, आपको ना कुछ समस्या झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि माइंस की, आप चूंकि इस जगह का पर्टिकुलर प्रेशर ले रहे हैं ना, तो प्रेशर हम ले रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिख देते हैं सैम्पलिंग एरिया। इसको हम कह दे रहे हैं सैम्पलिंग एरिया। तो सैम्पलिंग एरिया में प्रेशर जो है वो अभी नेगेटिव है। सैम्पलिंग एरिया में प्रेशर क्या है, अभी नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। इधर का प्रेशर अगर ज़्यादा है, इधर का प्रेशर अगर कम है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीछे का जो जहाँ जो सैम्पलिंग एरिया का प्रेशर अगर कम है, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा बाधा पड़ सकता है। हालांकि इसका मेथड है जिसका इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं सैम्पलिंग, लेकिन बाधा पड़ सकता है। कहा जाता है कि बेस्ट, अरे मिट गया, एक सेकेंड, हाँ, कहा जाता है कि बेस्ट सूटेबल माना जाता है। बेस्ट सूटेबल तब माना जाता है, अच्छा इतना कलर है इसमें, वो आइडिया नहीं था कभी। ठीक, बेस्ट सूटेबल ये माना जाता है कि अगर इधर का प्रेशर पॉजिटिव हो और इधर का प्रेशर नेगेटिव। इधर का मतलब जहाँ से सैम्पलिंग कर रहे हैं आप, सैम्पलिंग एरिया यानी बैक साइड में, आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे साइड में, वहाँ का प्रेशर पॉजिटिव हो, और जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ का प्रेशर नेगेटिव हो, यानी यहाँ का प्रेशर कम होना चाहिए और पीछे का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपका क्या पता चलेगा, इससे आपका पता चलेगा कि आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे अगर सैंपल आप ले रहे हैं तो वो सैंपल ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, इसको हम कह रहे थे सैम्पलिंग एरिया है ये। ठीक है, इसको हम कह रहे थे कि ये क्या है, ये आपका जहाँ पे आप खड़े हैं सैंपल लेने के लिए। ठीक है, तो अगर इधर का प्रेशर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, यहाँ का जो प्रेशर है वो कम है, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ का प्रेशर कम है, यानी इसको कहेंगे नेगेटिव प्रेशर। तो कहा जाता है कि जब पॉजिटिव प्रेशर हो ना, तो फटाक से नाप ले लीजिए, फटाक से सैम्पलिंग ले लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से आप क्या होगा, जो गैसेस होंगे वो ज़्यादा इजीली ट्रेवल करेगा, अंदर का जो ये पाइप है, पाइप से ज़्यादा अच्छे से ट्रेवल करेगा और हम ज़्यादा अच्छे से सैंपल ले पाएंगे, कोई हमको डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा सर्वे में देखा गया है कि जो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होता है वो आपका 12 बजे दोपहरिया से, जिसको कहते हैं 12 बजे नून, और से लेकर के 2 बजे दोपहरिया 2 PM तक हम सैंपल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइम बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर अगर लो रहेगा 12 बजे से 2 बजे के बीच में, तो उस टाइम अगर हम सैंपल लेंगे तो हमको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, हमको सक्शन ट्यूब का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट खाली पाइप को जोड़ देंगे तो अंदर से बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे समझते हैं ऐसे समझते हैं कि एलपीजी का एक सिलेंडर है भैया। ठीक, आप सिलेंडर का नोजल को खोलिएगा तो अंदर से गैस बाहर निकलेगा, सिंपल सा बात है ना। आपको उसको उल्टा करने का, सीधा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन वही गैस जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब आपको गैस उल्टा के भरना पड़ता है, गैसवा पूरा उल्टा करके आपको निकालना पड़ता है गैस। ठीक है ना, तो उसका कारण यही है क्योंकि प्रेशर घट जाता है, अंदर का अगर प्रेशर घट जाएगा तो दिक्कत। तो यही वाला बात यहाँ पे आप समझते हैं, यहाँ पे कुछ मैथड। तो जब हम पढ़ा रहे थे आपको, हम जैसे कि आपको बता रहे हैं, सैम्पलिंग का जो मेथड था, ठीक है, वो 2 टाइप का मेथड था। पहला मेथड था बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, और दूसरा जो मेथड था वो था बाय सक्शन ट्यूब, सक्शन ट्यूब मेथड, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट रबर ब्लाडर मेथड।
अब हम ये क्यों बता रहे हैं समझते हैं, आपको समझिएगा। मान लीजिए ये आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग था, यहाँ से पाइप निकला हुआ था, इधर का पॉजिटिव प्रेशर था। अब हम क्या करेंगे, अब हम खाली एक तो यहाँ पे ट्यूब जोड़ेंगे, और ट्यूब जोड़ने के बाद देखो ब्लाडर जोड़ देंगे, ठीक है। अब ब्लाडर जोड़ने के बाद कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं भी करेंगे, तब भी इधर से हवा गा गा इधर से आएगा, इधर से हवा आएगा और इसके अंदर में भर जाएगा और ये फूल जाएगा। हमको जरूरत नहीं पड़ेगा सक्शन ट्यूब का। अगर हम सक्शन ट्यूब का इस्तेमाल नहीं भी करें तब भी ये अच्छे से भर जाएगा। कारण कारण इधर बहुत ज़्यादा प्रेशर से हवा है, और ये जो प्रेशर का हवा है ये जाएगा इसके अंदर में और भर जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमको इसमें सक्शन ट्यूब का जरूरत नहीं पड़ता। इसीलिए कहा जाता है 12 बजे से 2 बजे के बीच नापिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तब हमको क्या करना पड़ेगा। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब दोपहर का टाइम नहीं है, दिन का टाइम है, सुबह का टाइम है, बैरोमेट्रिक प्रेशर हाई है, तब क्या होगा, तब हम दूसरा तरीका का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या दूसरा तरीका का इस्तेमाल करेंगे, इसमें सक्शन ट्यूब जोड़ देंगे। एक पाइप लगाए हम, ठीक है, एक पाइप लगाए हम, पाइप लगाने के बाद एक ट्यूब लगाए हम, ट्यूब लगाने के बाद एक सक्शन ट्यूब जोड़ दिए। सक्शन ट्यूब कैसा होता है सर, जैसे पिचकारी होता है ना, पिचकारी, एकदम पिचकारी जैसा होता है सक्शन ट्यूब, ठीक है। तो सक्शन ट्यूब से हम खींचेंगे तो जैसा हवा इससे खींचेंगे तो इसमें से हवा भर जाएगा ब्लाडर में। इसकी जगह पे हम बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लाडर को रिप्लेस कर दीजिए बोतल से, ठीक है, वो बोतल रहता है, बाकी हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें कॉर्क लगा रहता है, इसमें 2 छेदा करते हैं, एक पाइप इसमें एक पाइप इसमें, खिंचा जाता है बोतल। तो ये मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते थे, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर रहेगा तो सक्शन ट्यूब का जरूरत नहीं है, नेगेटिव प्रेशर रहेगा तो सक्शन ट्यूब का जरूरत पड़ेगा। अब है बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, इसके बारे में बता चुके हैं कि ट्रांसपेरेंट एक बोतल होता है जिसमें हल्का सुसुम गर्म पानी रखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें कोई कलर डाल दे, जैसे मिथाइल ऑरेंज नाम का कोई कलर हम डाल देते हैं जनरली, है ना। ये कलर इसलिए डालते हैं क्योंकि ये पहला तो हल्का है पानी से, तो पानी में घुलने के बाद भी पानी को कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमको साफ साफ दिखाई देगा। अंडरग्राउंड माइंस में क्या है, लाइट का थोड़ा दिक्कत होता है, तो कलर रहेगा तो हमको दिखाई देगा कि बोतल पूरा खाली हुआ कि नहीं। अब ढक्कन खोलेंगे और एक गैलरी से दूसरे गैलरी और रूफ से फ्लोर के बीच में ऐसे ऐसे करके हम बोतल को धीरे धीरे पानी उझलेंगे। जब बोतल खाली हो जाएगा तो समझ जाएंगे इसमें उस जगह का सैंपल एयर घुस चुका है, फिर सील करेंगे, एयर डेट उट मारेंगे। तो ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, है ना। तो अभी देखिए जो जो चीज़ हम पढ़ा चुके हैं वही सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, पूरा का पूरा वही सब मेथड, वही सब सक्शन ट्यूब मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये वो सब यही सब दिखा हुआ है। देखिए बोतल जो होता है ना, जो बोतल के बारे में हम अभी आपको बताएं, इस बोतल का 200 से लेकर के 350, 200 से लेकर के 350 क्यूबिक मीटर तक इसका बोतल का वैक्यूम होता है, मतलब समझिए कि उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। 200 250 से लेकर के 300 सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि इतना नहीं पूछेगा कि बोतल का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटी का आजकल रबर ट्यूब भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अभी तक जो हम पढ़ा है उसको सारांश करते हैं एक बार फिर से। सारांश ये करते हैं कि जब कभी भी रिकवरी माइंस वर्क में, कोई भी माइंस में रिकवरी वर्क किया जाएगा तो रेस्क्यू टीम के द्वारा किया जाएगा। रेस्क्यू टीम जब आएगा तो माइंस में कम से कम 5 से 6 मेंबर भेजेगा। उसके बाद जो टीम अंदर जाएगी वो कम से कम 3 मेंबर एक एक टीम में होगी, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रेस्क्यू टीम जब करेगी तो जनरली 4 फैक्टर को कंसिडर करती है। रेस्क्यू टीम जब जाती है तो जनरली 4 फैक्टर को कंसिडर करती है। सबसे पहले देखती है कि टेम्परेचर क्या है वहाँ का। उसके लिए जो थर्मामीटर है, जो स्टॉपिंग आइसोलेशन स्टॉपिंग में पाइप होता है, इसी पाइप में टेम्परेचर वाला फिटिंग रहता है, ठीक है। थर्मामीटर फिटिंग रहता है, उससे देख लेगा कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है। दूसरा देखती है स्टेट ऑफ फायर क्या है। स्टेट ऑफ फायर मतलब आग का स्थिति क्या है। इसके लिए बहुत सारा है, CO/O2 रेशियो, बहुत सारा चीज़ें बताते हैं अभी, उसको देखती है। तीसरा जो टर्म देखती है ना, वो देखती है कंपोजिशन ऑफ गैसेस, यानी कुल मिलाकर के देखती है कि कौन कौन सा गैसेस कितना कितना परसेंटेज में है। इसके लिए सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग का मेथड अभी जस्ट आपको बताएं कि ऐसे करके सैम्पलिंग करते हैं। अगर पॉजिटिव है पीछे का तो सक्शन ट्यूब का जरूरत नहीं, अगर नेगेटिव है तो सक्शन ट्यूब का जरूरत पड़ेगा। पॉजिटिव प्रेशर कब होता है, 12 बजे से लेकर के 2 बजे दोपहर के बीच में होता है, इसीलिए 12 से 2 बजे के बीच हम सैंपल लेना प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ आपका गैसेस और लास्ट में होता है प्रेशर। ये चारों चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं, ये रेस्क्यू टीम ध्यान में रखता है, ठीक है। बाकी इसमें जो चीज़ें थी वो हम आपको समझा चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस एनालिसिस। देखिए यहाँ पे एक लेआउट दिया गया है, ये सब जो लिखा है ना ये लेआउट है सर।
ये इसको एकदम फैक्ट नहीं मान लीजिएगा कि नहीं इतना परसेंट होता है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए हम एक सैंपल लिए जिसमें ऑक्सीजन इतना, नाइट्रोजन इतना, CH4 इतना, ये इतना, वो इतना, ये इतना है, तो उसके हिसाब से क्या क्या होगा। इसका सारांश हम बताते हैं। सारांश क्या है इसका, आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। इसका कुछ कुछ पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, बड़े मज़ेदार इसमें पॉइंट सब है। ठीक है, चलिए समझाते हैं आपको। एक मिनट देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ठीक है। कभी कभी मेरा पोपट हो जाता है, इसीलिए देख लेते हैं। चलिए समझते हैं। तो देखो यार, एक नियम है, कुछ नियम है, कुछ लॉज है ना, कुछ लॉज कहिए या कुछ पॉइंट कहिए, इसको आप रट लीजिए, इसको एकदम दिमाग में, माथा में छाप लीजिए, टेटू गुदवा लीजिए। ठीक, क्या क्या नियम, क्या क्या पॉइंट है भाई। ऑक्सीजन अगर 12% से कम होता है तो कोई भी चीज़ जलने में सहायक नहीं होता है, मतलब जलने में दिक्कत होगा, जलने में दिक्कत होगा। अगर हम कोई चीज़ जला रहे हैं तो जल्दी जलेगा नहीं, लेकिन एक बार अगर आग लगा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि 12% में बुझ जाएगा। समझिएगा मेरी बात। हम माचिस मारे अगरबत्ती जलाना चाहते हैं, ठीक है, या मोमबत्ती जलाना चाहते हैं, तो माचिस मार के मोमबत्ती में सटा रहे हैं तो मोमबत्ती धीरे धीरे जल रहा है, या माचिस मारे हैं और जला रहे हैं तो मोमबत्ती धीरे धीरे जल रहा है, मतलब 12% से ज़्यादा ऑक्सीजन है। लेकिन 12% से कम ऑक्सीजन होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ जाएगा। मोमबत्ती हो सकता है बुझ जाए, लेकिन अगर आग लगा होता है ना, जनरली कोयला में अगर आग लगा हुआ होता है तो 12% से कम ऑक्सीजन होने पे वो आग बुझना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि 12% होगा पूरा आग एकदम गायब हो जाएगा, तुरंत तुरंत काला हो जाएगा, लाल से काला, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आग बुझना कम शुरू होता है। ठीक है, तो 12% से कम ऑक्सीजन में आग लगने में बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, 12% से कम ऑक्सीजन में आग जलने में बड़ा दिक्कत होता है ना। तो ये पॉइंट पहला है, ये याद रखिएगा। एक्सप्लोजन होने के लिए क्या कितना परसेंट ऑक्सीजन चाहिए, 12% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 12% से कम होगा तो बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि ऑक्सीजन कहीं पे हर नापे और पता चला कि 2% से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि आग बुझ चुका है, आग बुझ चुका है। थोड़ा सा राइटिंग खराब है, माइंड नहीं करना है, समझिएगा बात को। 12% से कम है, कहीं पे आग लगा हुआ है, लाल लाल आग हमको दिख रहा है, 12% से कम ऑक्सीजन हुआ, अब वो आग बुझना शुरू हो गया है। 12% से कम होते होते 10 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ। जैसे 2% से कम होगा हम समझ जाएंगे कि वहाँ का आग पूरी तरह से खत्म हो गया है, एकदम जड़ से बुझ गया, थोड़ा सा भी धुआं नहीं निकलेगा सर, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अगर 2% से कम होगा इसका मतलब है कि आग पूरी तरह से खत्म हो गया है, गायब हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और भी पॉइंट है यहाँ पे, तो आप आपको समझाना पड़ेगा, पहले समझते हैं। सबसे पहले एक टर्म है CO/O2 रेशियो। ठीक है, CO/O2 रेशियो क्या होता है हम लोग पहले से ही जानते हैं। CO/O2 रेशियो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, इसको हम लोग ग्राम्स रेशियो, ग्राम्स इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये अगर बढ़ता है, अगर ये बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि आग बढ़ रहा है, आग बढ़ रहा है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा आप समझ गए होंगे। अगर CO/O2 रेशियो कम होते जा रहा है, हम कल नापे थे कुछ और था, आज नापे थोड़ा और कम हो गया, आज नापे अरे और कम, अरे आज नापे अरे और कम, समझ लीजिएगा आग जो है वो धीरे धीरे बुझ रहा है। अगर CO/O2 रेशियो बढ़ रहा है मतलब आग भी बढ़ रहा है, CO/O2 रेशियो घट रहा है मतलब आग भी घट रहा है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब एक टर्म होता है, समझिएगा, CO/CO2 रेशियो। CO/CO2 रेशियो भी निकाला जाता है। अगर CO/O2 रेशियो नील आ गया, नील का मतलब कि 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि आग अब बुझ चुका है या लगभग बुझने वाला है। अगर CO/CO2 रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है, CO/CO2 रेशियो बढ़ रहा है। अब इसको गौर से देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम साइड में दिखाना चाहते हैं, ये देखिए साइड है ये, इसमें दिखाना चाहते हैं। CO कहाँ है, CO ऊपर है, CO2 कहाँ है, CO2 नीचे है। अब CO अगर बढ़ेगा भाई, CO अगर मान लीजिए 4% या 3% बढ़ रहा है और CO2 जो है वो आपका
तुम्हारा 2% बढ़ रहा है, तब भी तो CO का परसेंटेज बढ़ रहा है ना। तो अगर ये वाला बढ़ेगा तो आग बढ़ेगा, याद रखिएगा, CO/CO2 रेशियो बढ़ेगा तो आग बढ़ेगा, CO/CO2 रेशियो घटेगा तो आग घटेगा। तो यहाँ पे लिखिए, ये बढ़ेगा तो आग बढ़ेगा। जो हिंदी में लिखने में दिक्कत है वो समझ लीजिए, हम बोल रहे हैं तो आपको आइडिया लग रहा होगा। और एंड वाइस वर्सा समझ गए हैं। और अगर ये घटेगा तो आग घटेगा, ठीक है। तो CO/O2 रेशियो अगर बढ़ रहा है तब भी आग बढ़ेगा, CO/CO2 रेशियो या O2 रेशियो दोनों बढ़ रहा है तब भी आग बढ़ेगा। इसका मतलब समझिएगा, ये दोनों अगर बढ़ेगा तो आग बढ़ेगा, ये दोनों अगर घटेगा तो आग घटेगा। लेकिन CO/CO2 में एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर नील हो गया तो मतलब आग खत्म, पूरी तरह से गायब, पूरी तरह से गायब हो जाएगा, ठीक है। चल, तो आई होप ये सब टर्म आपको समझ में आ रहा होगा जो हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी एक और चीज़ है, तीसरा टर्म एक और है, समझिएगा, CO2/O2, ठीक है। CO2/O2 रेशियो अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है आग बुझ रहा है, आग बुझ रहा है, एंड वाइस वर्सा। ये सब चीज़ को ना दिमाग में छाप लीजिए, माथा मार लीजिए मुहर, समझे। काहे कि ये सब चीज़ आपको कभी न कभी परेशान करेगा। तो कुछ पॉइंट इससे निचोड़ा गया पॉइंट है, पूरा सैंपल एनालिसिस को देखने के बाद निचोड़ा गया पॉइंट है। बुक किताब को देखिएगा तो आपको मिलेगा, पूरा डिटेल में पढ़िएगा तब। कुछ पॉइंट क्या क्या हम बताएं आपको, एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बोले कि ऑक्सीजन अगर 12% से कम होता है तो आग जलाने में समस्या आती है, आग नहीं जलता है, एक्सप्लोजन नहीं होता है। लेकिन 12% में ऐसा नहीं कि आग पूरी तरह से बुझ जाता है। अगर ऑलरेडी आग लगा हुआ है तो आग नहीं बुझेगा, आग धीरे धीरे बुझना शुरू होगा, यहाँ से शुरू होता है। अगर 2% से कम ऑक्सीजन हो गया है तो मतलब आग बुझ चुका है पूरी तरह से, उसमें धुआं हुआ सब गायब हो गया है, ऐसा मान लिया जाएगा। अगर CO/O2 रेशियो बढ़ रहा है यानी ग्राहम्स रेशियो बढ़ रहा है तो मतलब है कि आग बढ़ रहा है। और अगर CO/O2 रेशियो घट रहा है तो मतलब है कि आग घट रहा है। इसी तरह से CO/CO2 रेशियो अगर बढ़ रहा है तो मतलब है कि आग बढ़ रहा है, और CO/CO2 रेशियो घट रहा है तो मतलब आग घट रहा है। तो ये दोनों अगर बढ़ रहा है तो मतलब आग बढ़ रहा है, ये दोनों घट रहा है तो आग घट रहा है। CO/CO2 रेशियो में एक पॉइंट आपको अलग से याद करना है कि अगर नील हो गया है मतलब 0 हो गया है तो इसका मतलब आग पूरी तरह से बुझ चुका है। अब उस आग में खड़ा होकर आप नाचिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है CO2/O2 रेशियो अगर बढ़ रहा है तो आग बुझ रहा है, और अगर CO2/O2 रेशियो घट रहा है तो आग बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब हम एक बार फिर से एक डेरिवेशन लिखते हैं, उस डेरिवेशन को आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, डेरिवेशन है CO/O2 is directly proportional to CO2/O2 is inversely proportional to 1/CO2/O2। अब बाकी चीज को हम मिटा रहे हैं, रुक जाइए, ठीक है। तो अब आप समझेंगे इस रिलेशन को तो आपका जो आग वाला, जो आग लगता है बुझता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेंटिलेशन ऑफिसर का आधा नौकरी आप कर सकते हैं आप, है ना। चलिए, हम जब पहली बार माइंस गए थे तो हमसे पूछा गया था कोई मैनेजर के द्वारा कि कौन से पोस्ट में जाना चाहते हो, तो हम बोले थे सर वेंटिलेशन ऑफिसर बनेंगे। तो बोला था ओपन कास्ट का, हम बोले हाँ सर ओपन कास्ट का। ओपन कास्ट का वेंटिलेशन ऑफिसर बनना था हमको, लेकिन मेरा सपना टूट गया, हम ओपन कास्ट का वेंटिलेशन ऑफिसर नहीं बन पाए। चलिए कोई बात नहीं, आप बनिएगा। देखिए ये जो रिलेशन है इसको समझिएगा और इसको याद रख लीजिएगा। CO2/O2 रेशियो बढ़ेगा तो आग भी बढ़ेगा, ठीक है। CO2/O2 रेशियो, CO2/O2 रेशियो लिख दिया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है सही है, गड़बड़ कहाँ है। CO2/O2 रेशियो बढ़ेगा तो आग बढ़ेगा, CO2/O2 रेशियो घटेगा तो आग घटेगा। लेकिन ये आपका वाइस वर्सा है, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। CO2/O2 रेशियो, CO2/O2 रेशियो, CO/O2 रेशियो। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे हमको लग रहा है कि कहीं हम गड़बड़ किए, झोल किए। हाँ, झोल यहाँ हो गया था। CO/CO2 रेशियो लिखना चाह रहे थे हम, CO/CO2 रेशियो, ठीक है। एक मिनट इसको हटा, अरे यार थोड़ा सा, CO/CO2 रेशियो, ठीक है। अब आपका पूरा डेरिवेशन क्लियर है, अब इसको छाप लीजिए कॉपी में।
तो CO/CO2 रेशियो अगर बढ़ेगा तो आग घटेगा, और ये घटेगा तो आग बढ़ेगा। तो ये पूरा रिलेशन को आप एकदम दिमाग में छाप लीजिए, चाट लीजिए, ठीक है। देखो यार, इसमें से सबका नाम है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्राहम्स इंडेक्स, ठीक है। इसको कहते हैं, शायद इन दोनों में हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका डीजे देशमुख में कोई ऐसा अलग से नाम नहीं दिया है, लेकिन ये किताब, एक दो किताब में लिखा हुआ है, इसको शायद यंग्स रेशियो भी कहते हैं, और इसको कुछ और मॉडुलस या कुछ अलग नाम है। तो आप एक बार इसको कंफर्म कर सकते हैं तो करिएगा, या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, कि इसको क्या बोला जाता है ना। तो एक बार बता दीजिएगा तो थोड़ा सा आइडिया हमको भी लग जाएगा, है ना। चलिए, तो अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आपका दिमाग एकदम छप गया होगा, पानी जैसा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर से वीडियो देखिए, ये एक उपाय है। अब कुछ कुछ और चीज़ों को समझते हैं, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कहा गया है कि अगर अचानक से ऑक्सीजन का परसेंटेज को बढ़ा दिया जाए, ऑक्सीजन का परसेंटेज को अलग आराम से बढ़ा दिया जाए, और यार ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर अचानक से बढ़ जा रहा है फायर एरिया के आसपास में, तो मतलब है कि कहीं से लीकेज हो रहा है, ठीक है। कहीं से लीकेज होगा तो एयर का लीकेज दर्शा रहा है कि मतलब अगर आग ज़्यादा बढ़ रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि लीकेज हो रहा है। समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम। एक पैनल है, इस पैनल के अंदर में आग लगा हुआ, आग है, आग पूरी तरह से पैनल सील किया हुआ, और अब अचानक से आग जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से लीकेज हो रहा है, ऑक्सीजन कहीं न कहीं से तो जा रहा है भाई, कहीं ना कहीं से सरफेस से जा रहा होगा, कोई स्टॉपिंग से जा रहा होगा, कोई पिलर होगा, कोई स्टॉपिंग होगा, कोई बीच में कुछ होगा जिससे जा रहा होगा, आइसोलेशन स्टॉपिंग या कुछ भी हो सकता है। तो उससे कहीं ना कहीं एयर लीक करके अंदर जा रहा है। तो आग अगर सिरप एरिया का बढ़ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से एयर का लीकेज हो रहा है। आप उसको फायर प्रूफ एक्सप्लोजन में फायर प्रूफ स्टॉपिंग में बदल देना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब हम वापस से किताब पे आते हैं ताकि आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है। चलिए, तो जो अभी हम पढ़ाएं वो पूरा का पूरा ये भाषा है, यहाँ से आप भाषा को स्टार्ट कीजिएगा। तो इस भाषा में ये सब पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कम्स डाउन 2%, रिमेन्स एट सेम लेवल, एक्सटिंक्ट मानते हैं, मतलब बूता हुआ मानते हैं। ये सब पॉइंट को हम थोड़ा सा किताब ऐसे ही पढ़ते हैं चीस चास के। तो बाकी यहाँ पे देखिए CO/CO2 रेशियो के बारे में, CO/O2 रेशियो के बारे में आपको मिलेगा, है ना। CO2/O2 रेशियो ये सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। बाकी ये एक सैंपल का एनालिसिस करके कुछ पॉइंट इसमें बताया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए ये लीकेज वाला जो अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताएं, ठीक है, यही सब पॉइंट इसमें कुछ देखने को मिलेगा। बाकी पूरा सैंपल को एनालिसिस करने के बाद ये डाटा निकाला गया है। अब कुछ और भी डाटा है जो हम आपको बताएंगे, एक मिनट पहले देख लेते हैं। हाँ, अब अभी हमको लगता है झेल सकते हैं आप हमको। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखो कुछ और मज़ेदार पॉइंट है, सुन के मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन सुनिए। देखिए, ऐसा सर्वे करके, एक मिनट थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ऐसा बहुत सारा सर्वे करके, एक्सपेरिमेंट करके एंड रिसर्च करके देखा गया है, और कुछ चीज़ों को कंसीडर किया गया है ना। एक लंबा टाइम से बहुत सारा अलग अलग माइंस में इंस्पेक्शन किया गया है, सिलोप एरिया को खोलते टाइम कोई अगर आग लगा हुआ है तो उस पर नज़र रखा गया है। और नज़र रखने के बाद डीजे देशमुख साहब, देखो यार ऐसे ही डीजे देशमुख को टेक्स्ट बुक नहीं बनाया गया, ठीक है। आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, डीजे देशमुख साहब को अगर टेक्स्ट बुक बनाया गया है, जो कि 1980s में लिखा हुआ था किताब, आज चल रहा है 2022, कितना साल बीत गया आप समझ सकते हैं, ठीक है। 90, 100, 10, 20 मतलब 42 साल, 40 ईयर मान के चलिए। 40 साल से अगर कोई टेक्स्ट बुक का टैग पे बैठा हुआ है और आज तक हिला नहीं है, तो आप समझ सकते हो उस किताब में कितना दम होगा, ठीक है। अलग बात है बहुत सारा डाटा अभी चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी आपका टेक्स्ट बुक है। तो आपको बता रहे थे कि बहुत सारा सैम्पलिंग करके, एनालिसिस करके, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके ऐसा देखा गया है कि अगर कहीं पे एक्टिव फायर होता है, एक्टिव फायर मतलब आग लगा हुआ है, तो जनरली उसको 6 से 8 दिन लगता है आग लगने में। सही तरीके से अगर आग लगने की बात करें तो 6 से 8 दिन लगता है उसको आग लगने में, ठीक है ना। और अगेन इसमें CO/CO2 परसेंटेज वगैरह वगैरह तो उसको बताने की जरूरत नहीं है ना, अभी आपको थोड़ा देर पहले समझा दिए थे, ठीक है।
इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है जो हम आपको बता चुके हैं कि ऑक्सीजन अगर 2% से कम हो जाए तो देखा जाता है कि आग जो है वो बुझ चुका है, पूरी तरह से कंप्लीटली बुझ चुका है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि अगर 50 डे है, 58वां दिन में आग बुझ जाता है, आग बुझ जाता है कंप्लीटली, कंप्लीटली। ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि एक्टिव फायर जो है वो 6 से 8 दिन में लगता है उसको होने में, 6 से 8 दिन, ठीक है, पूरा पूरी होने में, ठीक है ना। आग का सिम्टम्स दिखने के बाद की बात कर रहे हैं, एक्टिव फायर होने में 6 से 8 दिन का समय लगता है। जैसे सिम्टम दिखने के बाद का मतलब 2% एडवांस स्टेज पे चल रहा है ना। अब अगर 3% हो गया है तो एक्टिव फायर दिखेगा, तो 2% अगर हो गया है तो 6 से 8 दिन लगेंगे। 6 से 8 दिन अगर रह जाता है ये, तो 6 से 8 दिन में उसमें आग पकड़ लेगा। क्या बताएं, फिर से एक बार पॉइंट को हम रिकैप करते हैं, समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम क्या बोले एक्टिव फायर होने में 6 से 8 दिन का समय लगता है, ठीक है। कब लगता है? एडवांस स्टेज में आने के बाद, एडवांस स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस अचीव कर लेने के बाद, ठीक है, 6 से 8 दिन का समय लगता है। दूसरा पॉइंट हम क्या बताएं, 2% से कम अगर ऑक्सीजन है तो आग बुझ जाएगा, आग क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है जो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि 58 डे जो होता है ना, 58 डे, 58वां दिन, इसमें ऐसा माना जाता है कि आग जो है वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, बुझ चुका है, ऐसा मान लिया जाता है। सबसे ज़्यादा डेंजर पता है क्या होता है? सबसे ज़्यादा डेंजर फायर डैम्प एक्सप्लोजन का, किसका? फायर डैम्प एक्सप्लोजन का। सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है फायर डैम्प एक्सप्लोजन का तीसरा दिन, छठा दिन और 7वां दिन। अब समझिएगा ये क्या हम बता रहे हैं यार, तीसरा दिन, छठा दिन। देखो जब एक्टिव फायर हो रहा है, ठीक है, तो एक्टिव फायर अभी हुआ नहीं है, एक्टिव फायर हो रहा है। अगर वहाँ पे फायर डैम्प का मात्रा है, गर्म गैस का मात्रा, तो हम जानते हैं कि गर्म गैस में एक चिंगारी भी पड़ता है तो एक्सप्लोड हो सकता है, ठीक है। तो गर्म गैस का मात्रा है, अभी आग लगा नहीं है, जैसे वो आग पकड़ेगा वैसे चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो तीसरा दिन जानते हैं उसको आग पकड़ने में लगता है। चौथा, पांचवा, छठा दिन आते आते आग बहुत ज़्यादा फैल जाता है और 7वां दिन में विकराल रूप ले लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बोला गया है वो एकदम एक्सपेरिमेंटल डाटा है। 6 से 8 दिन लगता है आग को एक्टिव फायर बनने में, मतलब अच्छा से आग लगने में, धू 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 करके जलेगा, आपके सामने दिखेगा कि आग का पूरा ज्वाला जल रहा है। उस टाइप का एक्टिव फायर बनने में 6 से 8 दिन का समय लगता है। एडवांस स्टेज अचीव कर लेने के बाद, वही एडवांस स्टेज अचीव कर लेने के तीसरा दिन, छठा दिन और 7वां दिन फायर डैम्प एक्सप्लोजन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा से देखा गया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सब देखा गया डीजे देशमुख साहब के द्वारा, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी आपको पता है कि एक और पॉइंट है यहाँ पे जो आपको कॉमनली पता है कि CH4 का जो परसेंटेज होता है वो 5.4 से लेकर के 14.8 के बीच में रहता है। इस बीच में रहेगा तो एक्सप्लोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और कुछ और भी पॉइंट है इसमें कि अगर 9% है, 9.6% है CH4, तो लिखा है 9 एवरेज, मतलब 9% लगभग अगर रहेगा तो इस कंडीशन में सबसे तेज एक्सप्लोजन होगा, मोस्ट वायलेंट एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है भैया, इसको याद कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, मज़ा भी आएगा आपको, है ना। चलिए, ये आपका आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा समझने वाला नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग में रखने वाला पॉइंट है ना। अब आगे बढ़ते हैं। द एरिया इज देन इंस्पेक्टेड बाई ए रेस्क्यू टीम वेयरिंग सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus एंड ब्रेकिंग अप एंड वनली ऑफ द फायर स्टॉपिंग सफिशिएंट टू एंट्री। चलिए समझ गए। चलिए, एक बार दिमाग में आना जरूरी था। ये पॉइंट को आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, या आप चाहें तो किताब में आपका है ही, बाकी हम आपको PDF देंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। एक चीज चैप्टर खत्म होते हुए, मतलब किताब खत्म होते होते तक आपको मिल जाएगा, वॉल्यूम 2 खत्म होते तक धीरे धीरे मिल जाएगा आपको। चलिए, अब हम लोग आते हैं बैक टू द बुक और देखते हैं कि कहाँ सब लिखा हुआ है। तो देखिए, जो हम चीज़ बताया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 से 8 दिन वाला समय, है ना। उसके बाद थोड़ा और आगे जाइएगा तो आपको और भी डाटा मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd डे, 6th डे, 7th डे वाला डाटा, है ना। तो आपका परसेंटेज दिया हुआ है जनरल ब्लास्टिंग का। तो ये सब कुछ पॉइंट दिया है जो आपको हम समझा चुके हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि जब कभी भी फायर एरिया का इंस्पेक्शन किया जाता है कि रेस्क्यू टीम के द्वारा, तो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus पहले वो पहन लेता है। सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus क्या होता है, अगेन आपको बताने का जरूरत नहीं है। तो चलिए, क्वेश्चन उठ रहा है, फटाक से बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, मतलब इसको हम तीसरा क्वेश्चन डिक्लेयर करते हैं। पुल मोटर
पुल मोटर इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पुल मोटर एक मॉडल है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट का है? SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus, SCSR सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर, तीसरा हो जाएगा रिवाइविंग apparatus, और चौथा हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसका आंसर फटाक से बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा कि इनमें से कौन सा पुल मोटर जो है वो इनमें से कौन सा एपरेटस है, बताइएगा। हम आपको पढ़ा चुके हैं, देखते हैं आपका मेमोरी कितना शार्प है। चलिए, बिल्कुल अगर आप सही पकड़ पा रहे हैं तो पुल मोटर एक रिवाइविंग एपरेटस है। हम प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाए थे पुल मोटर के बारे में। पुल मोटर एक रिवाइविंग एपरेटस है। रिवाइविंग एपरेटस का 2 मॉडल हम आपको बताए थे, बोले थे मॉडल याद कर लीजिएगा, एकदम आने का चांसेस है। तो रिवाइविंग एपरेटस में 2 मॉडल हम आपको बड़ा ही अच्छे से समझाए थे, बताए थे। एक था आपका नोवेक्स और दूसरा जो था वो था पुल मोटर। तो ये दोनों का दोनों रिवाइविंग एपरेटस बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है माइंस में, जिसमें पुल मोटर जो है वो आपका ड्रैगर कंपनी का आता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन अभी दिमाग में आ गया तो पूछ लिए। तो बोल रहे हैं कि जब कभी भी रेस्क्यू टीम जाएगा तो पहले क्या करेगा? सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस को पहन लेगा। ठीक है, जब भी कभी भी जा रहा है रेस्क्यू टीम सील ऑफ एरिया को रिकवर करने के लिए, है ना, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? वो ऐसा पहन लेगा सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस को। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि द रोडवेज लीडिंग टू द अफेक्टेड फायर एरिया शुड बी थ्रूली स्टोन डस्ट। अब जो एरिया से आपको जाना है, जो गैलरी से आपको क्रॉस करना है, जहाँ पे फायर के चांसेस है या फायर होने के चांसेस है, वहाँ पे क्या किया जाएगा? स्टोन डस्टिंग किया जाएगा। स्टोन डस्टिंग किया जाएगा ताकि आग को काबू पा सकते हैं। कभी अगर एक्सप्लोजन होगा तो वह एक्सप्लोजन फैले नहीं, है ना, इसके लिए भी स्टोन डस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि ऐसा दूसरा एक और भी पॉइंट है, बोला गया है कि टेलीफोन कम्युनिकेशन को हम इस्टाब्लिश करेंगे। टेलीफोन है, वाटर मेन्स है, मतलब जो संप वगैरह होता है उसको हम लोग इस्टाब्लिश करेंगे ताकि इनंडेशन का खतरा ना हो। ठीक है, जहाँ कहीं भी फायर स्टॉपिंग है वहाँ तक हम टेलीफोन को और वाटर मेन्स को, इस सब चीज़ को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम मटेरियल मंगाएंगे, है ना, सामान उमान मंगाएंगे। मटेरियल है, मेन है जो सीलिंग ऑफ करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए काम आ सकता है, उसको हम मंगाएंगे। मंगाने के बाद अब रेस्क्यू टीम क्या करेगा? अपना स्केल पे रेस्क्यू टीम क्या करेगा? रेस्क्यू टीम अपना लेवल पे एक प्लान बनाएगा। ठीक है, लार्ग जिसको हम ट्रेसिंग भी कहते हैं, लार्ग स्केल का ट्रेसिंग जिस जगह पे काम कर रहा है और उसमें कैसे कैसे काम करना है उस चीज़ को देखेगा। क्या कि टेम्परेचर कितना है, वाटर लॉगिंग कितना है, रूफ होल कहाँ कहाँ होने के चांसेस है, गैस का किस जगह पे पोजीशन हो सकता है, मशीनरी का किस जगह पोजीशन हो सकता है। तो वो सबको देखते हुए एक तो अपना मैप बनाएगा। मैप का माइंस का तो रहेगा ही प्लान, लेकिन अपना एक तो नक्शा बनाएगा बैठ के समझ बूझ के कि कैसे कैसे आगे कहाँ कहाँ क्या क्या है या होने के चांसेस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। अब कुछ और भी पॉइंट है। ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, सब पूछा नहीं जाएगा, बस समझ लीजिए, काम आ जाएगा आपका। अगर बोला गया है कि सील ऑफ एरिया जो है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, छोटा है, तो उसके बाद बोला गया है कि द होल एरिया इज वेंटिलेटेड बाय ब्रेकिंग वन स्टॉपिंग ऑन द इनटेक रूट एंड वन ऑन द रिटर्न रूट। तो बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई पैनल है बहुत छोटा है या वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट है बहुत छोटा है, तो आप क्या करेंगे? एक इनटेक रास्ता के लिए रास्ता तोड़ देंगे, एक रिटर्न रास्ता के लिए रास्ता तोड़ देंगे। ऐसे 2 ठो तोड़ना होता था आपको, लेकिन अभी चूंकि छोटा है तो वेंटिलेशन हो सकता है, तो एक रास्ता उधर तोड़ दिया इनटेक के लिए, ठीक है, एक रास्ता इधर तोड़ दिए रिटर्न के लिए। ठीक, ऐसे करके आपका काम चलेगा। ठीक है, चल, और बोला गया है कि रेगुलेटर बनाने का प्रीफर किया जाएगा रिटर्न रास्ता में। रिटर्न रास्ता में बोला गया है कि आप अगर कोशिश करिएगा कि रेगुलेटर बनाए, रेगुलेटर से हवा को आप नियंत्रित कर सकते हैं, हवा का प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कभी बढ़ा सकते हैं, कभी घटा सकते हैं, कभी चाहेंगे तो पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि इसमें रेगुलेटर जो होगा रिटर्न साइड में बनाने के चांसेस होंगे, यानी प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद बोला गया है कि जो होस्ट कोयल है या मटेरियल है जो गड़ा हुआ है एस के नीचे या रूफॉल के नीचे, उसको फ्रेश एयर में लाके रिकवर कर दिया जाएगा। ठीक है, रिवाइव कर दिया जाएगा। मतलब क्या है? अगर कोई कोयला है, ठीक, कोई कोयला है, कोयला के ऊपर में ऐश गिरा हुआ है, ऐश मतलब राख है या रूफॉल हो चुका है उसके ऊपर में, तो उसको हम रिकवर कर देंगे, मतलब ऐश को या रूफॉल को हटा देंगे। ठीक है ना, और उसको रोकने का काम करेंगे, उसके अंदर का जो कोयला है उसको निकाल लेंगे या निकलवा लेंगे। ठीक है,
तो ये सब कॉमन कुछ पॉइंट दिए गए हैं इसमें। सैंपल ऑफ एयर फ्रॉम रिटर्न एयर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शुड बी टेकन ऑन हाफ आवरली इंटरवल। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो इसको हम रिकैप कर दे रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा था इसलिए हमको किताब देखना पड़ रहा अभी, बट कोई नहीं, अब आ गया, समझते हैं क्या क्या बोले सर हम। रेस्क्यू टीम क्या करेगा, रेस्क्यू टीम अगर हमको सील ऑफ एरिया को तोड़ना है, सील ऑफ एरिया को तोड़ना है, ठीक है, या ओपन करना है, रीओपन कहिए ना इसको सिंपल भाषा, तो जनरली हमको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बोला गया है रेस्क्यू टीम का सभी मेंबर सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus पहनेगा। चलो पहन लिया, अब जाओ अंदर। तो अंदर जिस जगह से जा रहा है जहाँ पे उसको खतरा है या ऐसा लगता है कि कभी आग वाग लग सकता है, उसको स्टोन डस्टेड कर देगा, स्टोन डस्टिंग कर देगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका काम का चीज़ है जैसे वाटर मीन्स हो गया, टेलीफोन हो गया, सिग्नलिंग वाला सिस्टम हो गया, ये सबको क्या करेगा, जहाँ तक काम करना वहाँ तक बढ़ा लेगा भाई, ठीक है। इसके बाद जो मटेरियल है या आदमी है ना, वो सबको मंगाएगा ताकि कभी भी सील ऑफ तील ऑफ करना पड़े तो काम कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वेंटिलेशन हम पहले ठीक कर चुके हैं, उसके बाद ही हम ऐसा काम कर रहे हैं, है ना। इसमें कुछ और पॉइंट दिया गया है कि अगर छोटा स्मॉल एरिया रहेगा तो 1 इनटेक बना देंगे, 1 रिटर्न बना देंगे, ठीक है, 1 इनटेक बना देंगे एंड 1 रिटर्न बना देंगे। और रिटर्न साइड में बोला गया है कि प्रीफर किया जाएगा कि हम रेगुलेटर बना दें। रेगुलेटर बनाने से क्या होगा, रेगुलेटर बनाने से उसको हम हवा को कंट्रोल कर सकते हैं, जितना ज़रूरत होगा उतना हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोला गया है कि जो सैंपल होगा, ठीक है, वो हर आधा घंटा का इंटरवल से लिया जाएगा। कहाँ से लिया जाएगा, रिटर्न एयरवे से लिया जाएगा, रिटर्न एयरवे से। जब हम रीओपनिंग का काम कर रहे हैं उस टाइम में हर आधा घंटा इंटरवल पे रिटर्न एयरवे से सैंपलिंग लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीओपनिंग करते समय रिटर्न साइड का एयरवे से कितने घंटे के या कितने समय अंतराल पे हम सैंपल लेते हैं। ऑप्शन दे देगा 2.5 घंटा, आधा घंटा, 3 घंटा, 1 हफ्ता। तो आपको आधा घंटा टिक मारना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आधा घंटा के इंटरवल पे रिटर्न एयरवे से आप सैंपल लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। स्मॉल में हम बताएं कि 1 इनटेक एक रिटर्न बनाते हैं, लेकिन अगर लार्ज में होता है तो हम उसको बहुत सारे छोटा छोटा एरिया में बांट देते हैं और उसके बाद फिर उसका करते हैं, वैसे ही करते हैं, छोटा छोटा एरिया में बांट के आर्टिफिशियल पैनल बना के फिर उसमें काम करते हैं, है ना। चलिए, ये भी आप आई होप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, समझते हैं। एयर लॉक, स्टील डोर, 2 स्टील डोर, आउट बाई साइड, ठीक है, ओके। इनटेक में सब पॉइंट को एक बार लिख के फिर समझा देते हैं। FAB आउट बाई ऑफ एयरलॉक। तीसरा पॉइंट है आपका ब्रीच ओनली ऑन स्टॉपिंग इन बाय ऑफ द एयरलॉक जस्ट सफिशिएंट टू अलाउ द रेस्क्यू टीम टू इंटर, ठीक है, मतलब कम जगह जितना में रेस्क्यू टीम इंटर कर सकता है। ये लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले बोला गया है कि जब कभी भी आप कोई स्टॉपिंग खोलना चाह रहे हैं तो 2 ठो आपको दरवाज़ा बनाना पड़ेगा, लोहा का दरवाज़ा। वो क्या होगा, वो एयर लॉक की तरह काम करेगा, मतलब एयर लॉक आपको लगाना पड़ेगा ताकि अगर माइंस के अंदर में कभी भी गैस का लीकेज हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, आग वाग लगा है, तो बाहर से अंदर का कनेक्शन को रोका जा सके तुरंत तत्काल प्रभाव से। क्या बोले हम, समझिएगा। मान लीजिए ऐसा है, माइंस में हम घुस रहे हैं, घुसने के बाद हम किसी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी स्टॉपिंग में, मान लीजिए वेंटिलेशन स्टॉपिंग है, तो इस जगह पे हम इनटेक रास्ता में ही 2 ठो एयर लॉक बना देंगे। क्या बना देंगे, 2 ठो एयर लॉक बना देंगे। एयर लॉक क्या होगा, 2 स्टील का गेट जैसा होगा, ठीक है, जिसको हम वेंटिलेशन डोर भी कह सकते हैं एक तरह से, यहाँ है ना। इससे क्या होगा, अंदर का कनेक्शन को हम इससे तोड़ सकते हैं, जब चाहेंगे अब इसका अंदर का कनेक्शन बाहर से तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है फ्रेश एयर बेस जो इस्टेब्लिश होगा वो आपका इस जो 2 एयर लॉक है ना उसके बाहर में होगा। ऑब्वियस सी बात है, हवा वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए बाहर में रखेंगे, है ना, ताकि अगर कभी जरूरत पड़ गया तो बाहर से हवा अंदर आएगा लेकिन हम आराम से बाहर जा सकते हैं। तो इसीलिए एयर लॉक के जस्ट बाहर में आउट बाय एंड में हम फ्रेश एयर बेस बनाएंगे।
इसके बाद बोला गया है कि रास्ता हम उतना ही छोड़ेंगे, अगर कहीं पे कोई दीवार तोड़ भी रहे हैं तो उतना ही रास्ता छोड़ेंगे जिसमें रेस्क्यू टीम पार हो सकता है। मतलब रेस्क्यू टीम में आदमी होगा तो आदमी आराम से इससे क्रॉस कर सकता है, बस उतना ही जगह हम छोड़ेंगे, हमको उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद बोला गया है कि रेस्क्यू टीम जो होगा वो आपका 50 से 100 मीटर तक ही रेस्क्यू टीम इंस्पेक्ट करेगा एक बार में, स्पेसिफाइड डिस्टेंस। यानी फ्रेश एयर बेस जो होता है इससे 50 से 100 मीटर तक ही जाके आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर एक फ्रेश एयर बेस अलग बनाना पड़ेगा, फिर उसके आगे 50 से 100 मीटर, फिर ऐसे कर करके धीरे धीरे आप माइंस के अंदर आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है ना। जब कभी भी हम रीओपनिंग करते हैं तो जो 200 मीटर के दायरा होता है, इन बाई इंड होता है, ठीक है ना, उस जगह पे रेस्क्यू टीम टोटल एरिया में रीओपन करने से पहले सारा सिचुएशन को देखती है। इसको हम समझते हैं, एक मिनट, इसको हम एक मिनट देखते हैं। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ तो नहीं हो गया? नहीं, हो रहा। कुछ कॉमन सा पॉइंट है, समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि अगर 50 से 100 मीटर हम क्या बताएं, 50 से 100 मीटर बताए हैं कि जहां पे फ्रेश एयर बेस होता है उससे 50 से 100 मीटर तक ही रेस्क्यू टीम आगे बढ़ेगा। उससे आगे अगर बढ़ना पड़ेगा तो फ्रेश एयर बेस को हम चेंज कर देंगे। फ्रेश एयर बेस को अब हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ से फिर 50 से 100 मीटर तक हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर करके हम काम करते हैं माइंस में, है ना। इसके बाद बोला गया है कि जो आपका मेन इनटेक रास्ता होता है, इनटेक रास्ता इन बाइंड होता है, उसके 200 मीटर तक हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। 200 मीटर तक हम जांच करते हैं, टोटल रीओपन जहां करना है उसके 200 मीटर को अच्छे से जांच कर लेते हैं, गैस वैस सब कुछ देखते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि जो एयरलॉक होता है, एयरलॉक से हम स्मॉल क्वांटिटी हवा भेजते हैं, बहुत ज़्यादा हवा नहीं भेजेंगे, स्मॉल क्वांटिटी भेजेंगे। ठीक है, कितना भेजते हैं, 20 मीटर क्यूब पर मिनट। 20 मीटर क्यूब पर मिनट ही हवा हम भेजते हैं। अगर ये 2 से कम हो जाता है तो हम गैस का परसेंटेज बढ़ने के चांसेस होते हैं, और बहुत ज़्यादा हो जाता तो आग अगर रहेगा अंदर में तो आग फैलने का चांसेस होता है। इसीलिए हम लोग 20 मीटर क्यूब पर मिनट। तो याद रखिएगा, जो एयर लॉक का डोर होता है उसके आसपास में हवा का जो मात्रा होता है वो 20 मीटर क्यूब पर मिनट होता है। ठीक है, चल बस यही लिखा हुआ है। ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है, इसमें और कोई पॉइंट नहीं है। पूरा का पूरा चैप्टर आपका ख़त्म होता है। लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, इसको हम फिर से एक बार रिकैप करते रहें, एक बार फिर से। चले, तो हम आपको क्या बताएं, हम आपको बताएं कि जब कभी भी रेस्क्यू टीम चाहेगा तो वो पहले एक वो एयरलॉक बनाएगा। एयरलॉक में 2 ठो स्टील का दरवाजा रहेगा। किस लिए बनाया जाएगा, ताकि जब भी माइंस में ऐसा सिचुएशन हो तो दोनों एयरलॉक को बंद करके हवा को रोका जा सके। अब जब एयरलॉक के बाहर में हम फ्रेश एयर बेस बनाएंगे, फ्रेश एयर बेस से 50 से 100 मीटर आगे रेस्क्यू टीम नहीं जाएगा, तभी जाएगा आगे जब फ्रेश एयर बेस को हम और आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इन बाई इंड के 200 मीटर तक जांच किया जाता है, जहां कहीं भी वेंटिलेशन स्टॉपिंग है जिसको हम तोड़ मोड़ का काम कर रहे हैं, उसके 200 मीटर का इनटेक के रास्ता में यानी इन बाई इंड में हम जांच करते हैं गैस वैस सब चीज़ का। ठीक है, इसके बाद बोला गया जो एयरलॉक होता है, एयरलॉक के आसपास में 20 मीटर क्यूब पर मिनट से ज़्यादा हवा हम नहीं भेजेंगे और इसे कम भी नहीं होने देंगे। इसको एवरेज हम मेंटेन कर रखेंगे 20 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, चले, तो यही पूरा का पूरा चैप्टर में लिखा हुआ है। हालांकि इसको सारांश करके हम यहाँ लिख दिए हैं, बट इसको एक ही बार पीडीएफ दे देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप पढ़िएगा किताब को, अगर पढ़ सकते हैं तो, नहीं तो वीडियो तो हम बना के दे ही दे रहे हैं। इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। चैप्टर नंबर 7 आपका पूरी तरह से ऑफिशियली समाप्त होता है। एक दिन में शुरू हुआ, एक दिन में ख़त्म हो गया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में जो पहले हम पढ़ाते थे उसमें अच्छा खासा टाइम लिए थे आपसे, तो उस टाइम आपको इरिटेशन लग रहा था, हमको पता था, लेकिन हमको ये भी पता था कि आने वाला टाइम में आप फंसिएगा। आज आप नहीं फंस रहे हैं, आज एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म हो रहा है। उसका यही रीज़न है क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। तो आप बेसिक भी क्लियर कर चुके हैं, इंटरमीडिएट लेवल भी क्लियर कर चुके हैं और कुछ एडवांस लेवल भी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अगला चैप्टर पे। अगले क्लास में माइनिंग लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, मज़ेदार है, इंटरेस्टेड है तो अगला क्लास में वही पढ़ेंगे। और जो फ़ी नहीं दिए हैं यार, बहुत बार कह रहे हैं फिर भी फ़ी नहीं दे रहे हैं आप, है ना, तो फ़ी दे दीजिएगा। और फ़ोनपे नंबर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 9102111091। इस पर आप फ़ोनपे गूगल पे कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम 2 जैसे आपका समाप्त होगा उसके बाद वॉल्यूम 1 हम जब शुरू करेंगे तो वॉल्यूम 1 के साथ साथ रेगुलेशन भी आपका चलेगा पैरेलल पे। ठीक है, पैरेलल पे चलेगा, यानी रेगुलेशन का क्लास भी आप साथ में करिएगा और वॉल्यूम 1 का भी क्लास में कीजिएगा।
तो अभी हफ्ता में आने वाला टाइम में ऐसा होगा कि 5-6 दिन जो दिन भी हम क्लास कराएं, आपका 2 क्लास पर डे रहेगा, पर डे। तो ये आपको थोड़ा सा प्रेशर को झेलना पड़ेगा, हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में रहेगा, आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर हम अभी रिकवरी थोड़ा सा छाटेंगे, ग्रुप को शॉर्टलिस्ट करेंगे, कम से कम बच्चा रखेंगे, क्योंकि हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इतना सारा बच्चा जो नहीं दिए हैं, ऐसे लंबा टाइम से टिके हुए हैं, जो फी नहीं दे रहे हैं, जो सीरियस नहीं है, जो क्लास नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा छटनी करेंगे हम। तो पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सबको जय हिंद।